हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं जी यूजीसी नेट सितंबर 2024 री एग्जामिनेशन के सवालों पे चर्चा के लिए। टॉपिक हमारा आज का है बिजनेस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट में जो भी सवाल पूछे गए थे इस टॉपिक से, उनको आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी चेकआउट कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स भी अलग से चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी अजम्पशंस ऑफ गॉर्डन्स डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। तो गॉर्डन का जो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल है, उसका कौन सा यहाँ पे अजम्पशंस है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नो टैक्सेस, तो बिल्कुल नो टैक्सेस की अजम्पशन तो ऑलमोस्ट सभी मॉडल्स में ले ही ली जाती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन द ग्रोथ रेट। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पे नजर डलवाऊं, तो उसके अंदर न्यूमरेटर में हमारा डिविडेंड आता है और डिनोमिनेटर में आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका ग्रोथ रेट के ई माइनस जी। तो अगर के ई आपका लेस होगा इस ग्रोथ रेट से, तो बात कैसे बनेगी, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अजम्पशन उल्टी ली जाती है कि आपका आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो मोर होगा, ग्रेटर होगा, ना कि लेस। तो इसीलिए बी वाले को तो काट दो। नो इंटरनल फाइनेंसिंग, ये वाला अजम्पशन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि आपकी सारी फाइनेंसिंग इंटरनली ही होगी, सारी अर्निंग्स को रिटेन कर दिया जाएगा, डिविडेंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो बी और सी को काट दीजिए। इसके बाद है कांस्टेंट रिटेंशन और कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अजम्पशन भी यहाँ पे ली जाती है, और अगर हम बात करें कांस्टेंट रिटेंशन की, तो ऐसी अजम्पशन भी यहाँ पे ले ली जाती है। बी और सी अगर आप वैसे ही काट दें, तीन आपको चूज करना है, तो बचते ही ए, डी और ई हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है जी। लिस्ट 1 में कुछ कंसेप्ट्स हैं और लिस्ट 2 में आ रहे हैं जी उनके मीनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो है एक रेशो रहता है, और ये चीज हमें जो देखने को मिल रही है, वो हमें देखने को मिल रही है फोर्थ नंबर वाले डिस्क्रिप्शन के अंदर। रेशो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो ये वाला आपका ए का 4 से मैचिंग हो जाएगी, और वैसे तो इसी से आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। बी की बात करें, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो दिस इज द रेट विच इज कंप्यूटेड जिसमें आप अपने एवरेज प्रॉफिट्स को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हो, बिल्कुल सही है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो है जहां पे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर यहाँ पे हो जाती है। ऐसा रेट जो है जिसपे एनपीवी जीरो होता है, उसे आईआरआर बोला जाता है। और आईआरआर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है एक मॉडिफाइड आईआरआर। तो मॉडिफाइड आईआरआर के अंदर हम यहाँ पे एक एनुअल रेट खुद से कंप्यूट करते हैं, एक एवरेज रेट खुद से कंप्यूट करते हैं, ताकि अपना जो आईआरआर की कुछ लिमिटेशंस है उनको दूर किया जा सके। तो फिलहाल हमारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 का ही बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी दिस ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो अभी यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंशियली विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो आपको इनको सीक्वेंशियली अरेंज करना है, सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आपका क्या आने वाला है जी, देखो जी, हमारा जो सीक्वेंस है, सबसे पहले रॉ मटेरियल होगा, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस होगा, और उसके बाद ही फिनिश्ड गुड्स बनेंगे। फिनिश्ड गुड्स को बेचा जाएगा और आपके रिसीवेबल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास जो सीक्वेंस कुछ बनेगी उसमें सी ई बी डी जो है वो हमारे एक साथ आने चाहिए, और वो हमें जो देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 देखने को मिल रहा है। इसका साथ ही पेबल्स का भी पीरियड यहाँ पे दे रखा है जी। पेबल्स का पीरियड या तो सबसे ऊपर भी आ सकता था, रॉ मटेरियल आपने उधारी पे लिया, बट इनकी पेमेंट तो बाद में ही की जाएगी, तो इसीलिए इसको सबसे लास्ट में रख लेता हूँ। और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसमें इसे ऊपर कहीं जो है कोई पोजीशन दे दी गई हो, और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 का ही यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे सवाल है हमारे पास, द प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इज ₹80 एंड द वैल्यू ऑफ द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इज ₹20। If the company's capitalization rate is 15%, how much is the EPS earning per share? तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है कि कंपनी के जो शेयर का दाम है उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो आप अपने अर्निंग पर शेयर को कैपिटलाइज कर दो, और दूसरा
उसमें जो भी आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं जो फ्यूचर में आपको मिलने वाली हैं, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू को भी ऐड कर दो, क्योंकि फ्यूचर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास हैं तो ये आपके दाम को बढ़ा देंगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को भी ऐड कर दो। तो इस केस में हमारे को प्राइस दे रखा है 80, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हमें निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 15% का दे रखा है, और फ्यूचर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उनकी वैल्यू भी 20 दे रखी है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, ये यहाँ पे ई की वैल्यू जो है प्यारे दोस्तों वो 9 रुपीज की निकल कर आ जाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैथ्स द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला दे रखा है जी सिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली हमारे पास कौन से रिस्क होते हैं, ये वो रिस्क हैं जो आपके सभी बिजनेसेस को बराबर से इफेक्ट डालने वाले हैं। इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट की, तो ये सभी को इंपैक्ट करेगा, कोई किसी का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। तो इसे हम सिस्टमैटिक रिस्क यहाँ पे बना सकते हैं। बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा इज बेसिकली सेंसिटिविटी कॉफिशिएंट, जो बताता है कि आपका जो स्टॉक है वो मार्केट के मुकाबले कितना सेंसिटिव है, कितना वॉलेटाइल है। रिस्क फ्री रेट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज बेसिकली अ कंपनसेशन फॉर टाइम, कि अगर आप कहीं पे पैसा लगा रहे हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तो आपका पैसा बढ़ना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी द रिस्क फ्री रेट। जैसे आप एफडी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको रिस्क फ्री 5% 6% जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो दिस इज द रिस्क फ्री रेट विच इज जस्ट द कंपनसेशन फॉर टाइम। इसमें इसके अलावा कुछ रिस्क प्रीमियम नहीं होता। इसके बाद अनसिस्टमेटिक रिस्क है, जो स्पेसिफिक है आपके पर्टिकुलर बिजनेस से, आपकी पर्टिकुलर मार्केट से, इंडस्ट्री से। तो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर एंटर्स द मार्केट, तो ये थोड़ा सा आपके लिए स्पेसिफिक हो गया, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गया, और इसीलिए आप इसे अनसिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हमने तो सभी की मैचिंग कर दी। A2, B3, C1, D4, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। वैसे तो अगर आप A को ही 2 से मैच कर लेते, या B को ही 3 से मैच कर लेते, या C को 1 से कर लेते, या D को 4 से कर लेते, कुछ भी कर लेते, आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाता। एक मैचिंग सही पकड़ ली, उसी से पूरा आंसर यहाँ पे बन जाता। तो ये ट्रिक लगानी आपको एग्जामिनेशन में आनी चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ बॉमल्स मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो देखो, जैसे हमारे पास इन्वेंट्री का ईओक्यू मॉडल होता है, इसमें हमें पता लगता है कि इन्वेंट्री का कितना क्वांटिटी का ऑर्डर हर बार प्लेस करना चाहिए। ऐसे ही बॉमल का मॉडल है कैश मैनेजमेंट का। देखो, कैश मैनेजमेंट करते समय एक डिलेमा हमारे पास रहता है कि अपने पास कैश रखें या फिर उस पैसे को सिक्योरिटीज में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दें। देखो, अगर आप पैसा अपने पास कैश रखते हो तो आपको सर्टेनिटी मिल जाती है कि कुछ भी हुआ तो आपके पास पैसा पड़ा है। बट अगर सिक्योरिटीज में डालते हो तो उसपे कुछ रिटर्न भी मिल जाता है। तो एक बैलेंस बनाना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो कितना कैश आपको अपने पास रखना चाहिए, कितनी बार आपको अपनी सिक्योरिटीज बेच के कैश में कन्वर्ट करा लेना चाहिए, कितने की सिक्योरिटीज बेचें और कितना कैश अपने पास रख लें, इन सब चीजों पे गाइडेंस आपको मिल जाती है बॉमल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट से। तो बिल्कुल जैसे कितना इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस करें वो ईओक्यू मॉडल बताता है, ऐसे ही बॉमल का मॉडल बताता है कि कितनी सिक्योरिटीज को बेच के आपको कैश यहाँ पे अपने पास कन्वर्ट करवाना है। तो इस मॉडल को लेकर कुछ अजम्पशंस भी रहती हैं। हमसे पूछा जा रहा है कौन सी अजम्पशन नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, फर्म इज अनएबल टू फॉरकास्ट इट्स कैश नीड्स विद सर्टेनिटी। देखो, अगर आप अपनी कैश नीड्स को सर्टेनिटी से फॉरकास्ट नहीं कर सकते फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप फोरकास्ट नहीं कर सकते फिर तो हर समय आपको अपने पास कैश रखना पड़ेगा, पता नहीं कब रिक्वायरमेंट पड़ जाए। बट अगर आप फोरकास्टिंग कर सकते हो तो फिर अकॉर्डिंगली आपको पता होगा कि कब कब कितना कितना कैश आपको चाहिए रहता है। अकॉर्डिंगली इस मॉडल को इस्तेमाल करके आप एक ऑप्टिमम कैश लेवल जो है वो डिटरमाइन कर भी पाएंगे। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 1 ही हमारा गलत हो जाता है, ये अजम्पशन नहीं ली जाती। अजम्पशन इसके उल्टी है कि फर्म इज एबल टू फोरकास्ट इट्स कैश नीड्स विद सर्टेनिटी। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज नोन। फर्म विल इनकर द सेम ट्रांजैक्शन कॉस्ट व्हेनेवर इट कन्वर्ट्स सिक्योरिटीज टू कैश। फर्म्स कैश पेमेंट्स अक्कर यूनिफॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक साथ सारी पेमेंट नहीं है, यूनिफॉर्मली है। तो आप धीरे धीरे करके अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ अ परपेचुअल बॉन्ड, फेस वैल्यू 100, सोल्ड एज वेल एज रिडीम्ड एट पार, हैविंग कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 7% एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। तो परपेचुअल बॉन्ड है, इसमें रिडम्पशन की डिटेल वैसे क्यों दे रखी है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सिंपली आपका 7% का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ पे
कॉस्ट ऑफ डेट है जो आप इनकर करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि आपका टैक्स रेट भी आपको दे रखा है और टैक्स बेनिफिट आपको डेट पे मिल जाता है, तो कॉस्ट ऑफ डेट को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका निकल कर आएगा 7% इंटू 0.7 यानी कि 4.9%। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कसेस द आर्बिट्राज प्रोसेस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सवाल है। ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर हमारे पास अलग अलग अप्रोचेस हैं। कुछ अप्रोचेस कहते हैं कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट है, और कुछ कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कंपोजिशन है डेट इज नॉट रेलिवेंट। इसमें हमारे पास बेसिकली एमएम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ही आती है। और ये जो एमएम अप्रोच है, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच, काफी डिटेल्ड, काफी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। ये इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करती है, आर्बिट्राज प्रोसेस को लेकर पूरा एक्सप्लेन करके बताती है कि कैसे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कंपोजिशन है डेट इज इररिलेवेंट। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे सवाल है, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी इन इंडिया, फॉलोइंग आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन कंप्यूटिंग कैश फ्लोज इन द टर्मिनल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो टर्मिनल ईयर है जब प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी चीजों को आप कंसीडर करेंगे। टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो देखो, जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स का बेसिकली लॉस हो जाएगा आपको, कि टैक्स भी आपको कैश में पेमेंट करनी होगी। तो बिल्कुल जी, टैक्स लॉसेस होंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं जी। अगर आपका कैपिटल लॉस है तो उसमें आपको टैक्स का गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि कैपिटल लॉस की वजह से आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, और इसे टैक्स का गेन या टैक्स का फायदा आप बोल सकते हैं। तो बी वाला तो आप काट दीजिए। रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, तो जो भी वर्किंग कैपिटल आपका उस प्रोजेक्ट में फंसा होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, तो ये भी रिलीज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, हाँ जी, जो भी लॉस है उस पर टैक्स की सेविंग हो जाएगी। टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये ऑलरेडी हमने देखा कि गेन पे तो टैक्स का लॉस होगा। तो ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स फॉलोज द डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। तो कौन से कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स के अंदर आप डिस्काउंटिंग करते हैं या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है उसे फॉलो करते हैं, ये आपको बताना है। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप करते हैं। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बेसिकली आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, जिसमें आप बिल्कुल करते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में कोई आप डिस्काउंटिंग नहीं करते, कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर में कंसीडर किया जाता है। पे बैक पीरियड में नहीं करते, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में करते हैं। तो ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके पास सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं। लिस्ट 1 में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और लिस्ट 2 में दे रखी हैं कि कौन सी मार्केट से ये इंस्ट्रूमेंट्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है फॉरवर्ड्स। तो फॉरवर्ड्स प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं फॉरवर्ड फ्यूचर वगैरह ये सब डेरिवेटिव्स होते हैं, तो आप इसे डेरिवेटिव मार्केट से मैच कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसे सेकंड से मैच कर सकते हैं। फिर बचता है एफपीओ और आईपीओ, और प्राइमरी मार्केट और स्टॉक मार्केट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये वाले जो हैं इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको मैचिंग करने में, बट ए और बी वाले तो हो गए, तो उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या हम आंसर बना सकते हैं। तो A3 और B2, उसके हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर 4 का बन रहा है। तो आप फिर बचा हुआ है जो आपका एफपीओ, उसे स्टॉक मार्केट से मैच कर दो, और आईपीओ को प्राइमरी मार्केट से आप यहाँ पे मैच कर दो। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। वैसे एफपीओ की बात करें तो ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। जब पहली बार आप अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर रहे हो, डेट इज आईपीओ। जब दूसरी बार सेम कंपनी अपने शेयर्स दोबारा से पब्लिक को इशू करे तो उसे एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यहाँ पे बोला जाता है। चलिए, तो अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोजिशन 2 ऑफ मोदिग्लानी मिलर थ्योरी, एमएम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो, अगर आप एमएम अप्रोच, एमएम थ्योरी की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है वो आपको बतानी है। फाइनेंशियल लीवरेज हैज नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज का कोई इफेक्ट नहीं है वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स पे। ये वाला तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया प्रोपोजिशन 2 में। फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस विद द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, ऐसा भी कुछ नहीं कहा हुआ। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इक्विटी फाइनेंसिंग। और फोर्थ कह रहे रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स इंक्रीज विद द फाइनेंशियल लीवरेज।
देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोपोजिशन सेकंड है वो बताता है कि अगर आप अपनी फर्म के अंदर डेट बढ़ा दोगे, डेट बढ़ जाएगा तो उससे आपकी फर्म में क्या बढ़ेगा, फाइनेंशियल लीवरेज या फिर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर ये फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया तो फिर आपका जो इक्विटी वाले हैं उनका कॉस्ट भी बढ़ेगा, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो फाइनेंशियल लीवरेज को बढ़ाने से आपका जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपके पास डेट नहीं होगा, इक्विटी वालों को लगेगा फर्म में रिस्क नहीं है तो कम रेट में भी मान जाएंगे। बट अगर डेट भी है, इक्विटी वालों को रिस्क ज्यादा लगेगा तो फिर उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। देखो आप फॉरेन में जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एफडीआई कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, होली ओन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर आप कर सकते हो, जीडीआर, जीडीआर इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट अगर आप खरीद रहे हो तो दिस इज नॉट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। इसके बाद एक्विजिशन आ गया, आप एक्विजिशन कर सकते हो। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो यहाँ पे एफडीआई के अंदर कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो यहाँ पे हमारे अलग हो जाते हैं एफडीआई से, तो इसे भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो सी और ई को एक्सक्लूड करते हैं। होली ऑन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एक्विजिशन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपका जो थोड़ा सा कंट्रोल रह रहा है वो ज्यादा रह रहा है, आप अपनी पूरी सब्सिडरी बना रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, कोई पूरी अंडरटेकिंग को एक्वायर कर रहे हैं, तो दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका स्कोप काफी ज्यादा थोड़ा सा वाइड हो जाता है, काफी बड़ी बड़ी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री में जाकर। और अगर हम सी और ई वाले पॉइंट्स को बात करते हैं तो ये इनडायरेक्ट वाली इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए ए बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके स्टेप्स को आपको करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज करके दिखाना है। तो आइए फटाफट से एक बार रीड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजट एंड अप्रोप्रिएशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, असेंबलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और डिसीजन मेकिंग। देखो आपका जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो तो सबसे लास्ट में आपका आना चाहिए, और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे, आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उनको देखोगे, उनको असेंबल करोगे और डिसीजन लोगे कि कौन सा प्रपोजल आपको यहाँ पे फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है बजट बनाकर पैसा अपना लगा दोगे, अप्रोप्रिएट कर दोगे और फिर अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो चीजें आनी चाहिए, डी सी सबसे पहले आने चाहिए। उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपने बजट बना के अपना जो पैसा है वो अप्रोप्रिएट कर दिया, वो पैसा लगा दिया, और फिर फाइनली आप करेंगे अपना परफॉर्मेंस रिव्यू। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्ड टू न्यू। देखो हमें यहाँ पे गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड स्पीशी स्टैंडर्ड, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड सिस्टम यहाँ पे हमें दे रखे हैं। तो आज की डेट में तो हम सभी जानते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता है, और इससे पहले हमारे पास ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, और उससे पहले हमारे पास गोल्ड वाले स्टैंडर्ड्स थे। देखो तो अगर मैं मैचिंग बनाना चाहूं तो ई और सी मेरे लास्ट में आएंगे और उससे पहले आएंगे ये बाकी सारे। अगर मैं ऐसी कुछ मैचिंग बनाने लगता हूं तो ई और सी लास्ट मेरे पास जो आ रहे हैं वो ऑप्शन नंबर 3 में ही आ रहे हैं। 3 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्ड वाले स्टैंडर्ड्स पहले हैं और ई वाला ब्रेटन वुड्स, और फिर उसके बाद आपका जो सी वाला फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो आ रहा है। गोल्ड के अंदर भी हमारे पास 3 स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, हालांकि उनकी सीक्वेंस की जरूरत नहीं है इस सवाल को आंसर करने के लिए। गोल्ड में सबसे पहले हमारे पास आता है गोल्ड स्पीशी स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे आप जो भी करेंसी वगैरह उससे गोल्ड को एक्सचेंज कर सकते थे, ऐसा यहाँ पे प्रोविजन बनाया गया था। इसके बाद आता है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ पे गोल्ड को एक्सचेंज कर सकते थे, बट यहाँ पे छोटा मोटा गोल्ड नहीं, आपको पूरा का पूरा बार जो है वो यहाँ पे लेना पड़ता था, ऐसे कुछ प्रोविजन बनाए गए थे। और उसके बाद आता है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, जहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट तरीके से आप गोल्ड के साथ अपना जो एक्सचेंज रेट है उसको लिंक करते थे, मैप करते थे। तो यहाँ पे हमारी जो मैचिंग बनेगी वो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर बन जाएगी, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 का आपका यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इनमें से कौन से इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है।
राइट टू इनकम, राइट टू क्लेम डिविडेंड, राइट टू कंट्रोल, राइट टू लिक्विडेशन, प्री एम्प्टिव राइट्स। देखो इक्विटी वाले जो हैं उनके पास यहाँ पे कौन कौन से राइट्स हैं। प्री एम्प्टिव राइट, यानी कि जब भी एक नया इशू आ रहा है तो उसमें उनको राइट होना चाहिए, राइट शेयर्स वो यहाँ पे ले सकते हैं ताकि उनका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट ना हो, अपनी प्रोपोर्शनल शेयर होल्डिंग मेंटेन कर सके। लिक्विडेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कंट्रोल आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स ही करते हैं। डिविडेंड क्लेम करने का हक इनके पास नहीं है, बट हाँ जो भी रेजिडुअल इनकम बचती है सभी चीजों को, सभी खर्चों को मीट करने के बाद वो यहाँ पे इनकी हो जाती है, इनका राइट हो जाता है, बट वो डिविडेंड की फॉर्म में क्लेम इमीडिएटली नहीं कर सकते। ये बी वाला आप काट सकते हैं, और बी वाले को अगर आप काट देते हैं तो ए, सी, डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे हमारा बन जाता है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कैलकुलेटेड एज। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो जी यहाँ पे आप अपने पास रखते हैं डिविडेंड, आपका नीचे रखते हैं प्राइस और इसमें ऐड कर देते हैं ग्रोथ रेट। तो अगर आप यहाँ पे आंसर लगाना चाहें तो एक तो आपकी आ गई डिविडेंड यील्ड, इसे आप D1 बाय P को बोल सकते हैं डिविडेंड यील्ड, और जी आपका यहाँ पे आ गया एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है आपकी डिविडेंड की, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का सीधा सीधा बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों बारी है अगले सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशंस अंडरलाइंग एमएम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमारी जो मोदिग्लानी मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये सवाल है, और सबसे पहले बात करी गई है परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो कि बिल्कुल एक एजम्पशन है। हिट्रोजीनस एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, होमोजीनस एक्सपेक्टेशंस होती है। एब्सेंस ऑफ टैक्सेस भी अज्यूम किया जाता है। इसके बाद 100% पर डिविडेंड, 100% डिविडेंड पे आउट है, जो कि कहीं ना कहीं अगेन एज्यूम किया जाता है। और फिर है इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, तो ये भी एज्यूम करते हैं कि हमारी सभी फर्म्स जो हैं वो इक्विवेलेंट रिस्क क्लास को यहाँ पे बिलोंग करती हैं। तो ऐसी अजम्पशन भी आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसमें ए, सी, डी और ई सबको इंक्लूड किया हो। ए, सी और ई वाला ऑप्शन तो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और इसीलिए ऑप्शन 1 ही आंसर बनेगा। और वैसे भी यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की इन्होंने बात करी है, तो मुझे लगता है इन्होंने डिविडेंड पे आउट वाले पॉइंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। ए, सी और ई का जो आंसर है वो यहाँ पे हमें ऑफिशियली दिया गया है। चलिए तो अभी यहाँ पे सवाल है, व्हाट इज द वैल्यूएशन फार्मूला बेस्ड ऑन द वॉल्टर्स मॉडल। तो वॉल्टर का जो मॉडल है, डिविडेंड वाला जो मॉडल है, उसको लेकर यहाँ पे आपसे सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल ही आसान सवाल, सीधा सीधा फॉर्मूला ही आपसे पूछ रहे हैं जी। तो फॉर्मूला की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मूला में आपको ये अलग अलग वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ रहता है आपका डी बाई के, और दूसरी तरफ प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका रहता है ई माइनस टी इंटू आर बाई के डिवाइडेड बाई के। ये आपको चीजें देखने को मिलती हैं, और ये चीजें सीधी सीधी आपकी ऑप्शन नंबर 3 में दे रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मैनेजमेंट ऑफ विबग्योर फैब्रिक्स subscribes to the NOI approach and believes that its cost of debt and overall cost of capital will remain at 9% and 12% respectively. If the debt equity ratio is 0.8, what is the cost of equity? अब देखो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है 9% का, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है आपको 12% का, डेट इक्विटी रेशियो आपको दे रखा है 0.8 का, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखो जी आप यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 12%, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के निकालने के लिए आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इक्विटी के वेट से, इक्विटी डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेट के वेट से, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। इसमें आपका ये 12 हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको यहाँ पे निकालना है, और डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो 0.8 का दे रखा है। तो डेट को अगर हम यहाँ पे एजम्पशन ले लें, कुछ एजम्पशन लेके कर लेते हैं। एजम्पशन हम ले लेते हैं कि डेट अगर हमारे पास यहाँ पे जो है, डेट अगर यहाँ पे हमारे पास जो है 8x है, तो इक्विटी हमारे पास यहाँ पे 10x हो जाएगा, और टोटल जो हमारे पास है वो इनका 18x जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास, इक्विटी जो है वो आ गया 10 डिवाइडेड बाय 18, और कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास जो है यहाँ पे मेरे को सवाल में ऑलरेडी जो है वो गिवन है, ये मेरे पास है 9% का, इनटू डेट आ गया 8 डिवाइडेड बाय 18। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये आ गया 10 के ई प्लस ये आ गया 72,
और 18 इंटू 12 यहाँ पे आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। 18 इंटू 12 अगर आप ये करेंगे तो सॉल्व करके ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 216। 216 माइनस 72 इज इक्वल टू 10 के ई, तो ये 144 इज इक्वल टू 10 के ई आ गया। और ये बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14.4% निकल जाएगा। आप इतनी सारी समस्या में पढ़ने की बजाय एक सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते थे, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बहुत ही जेनरिक है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हर कोई लगा सकता है। बट एक और फॉर्मूला भी है जो कि इसी से बना हुआ है, बट इसे याद करना पड़ता है। तो ये वाला फॉर्मूला कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लगाओगे ना, जैसे अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं फटाफट से, तो ये आ गया 12 प्लस 12 माइनस 9 इंटू 0.8। आप देखिए फटाफट से हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो निकल कर आ गया, सेम 14.4% ही निकल कर आ गया। तो सीधा फॉर्मूला लगा लोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, पर नहीं मालूम है तो आप पूरा कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, सेम ही आंसर दोनों में निकल कर आएगा। चलिए अगला सवाल है, द ब्रेटन वुड्स मॉनेटरी सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड रेट मॉनेटरी सिस्टम, इट लास्टेड बिटवीन द इयर्स। देखो ब्रेटन वुड्स सिस्टम की शुरुआत हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 से, और ये वाला जो सिस्टम था ये हमारा 1970s तक चला था, 1971 टू बी प्रिसाइज। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे दी गई है, और यहाँ पे आपके पास कुछ मॉडल्स हैं और कुछ उनके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। सबसे पहले आ रहा है सीएपीएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, और ये चीज आपको पॉइंट नंबर 2 में सीधी सीधी देखने को मिल रही है। इसके बाद है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला रहता है डी1 डिवाइडेड बाई के माइनस जी, और इसी को थोड़ा सा अटपटे तरीके से यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है ई इंटू 1 माइनस बी, बेसिकली आपका डी ही बनेगा, और बी आर बेसिकली आपका जी होता है, तो ये वही चीज बनी, तो आपका बी 4 से मैच होगा। WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका 1 से मैच हो रहा है, इसमें एक तरफ आपका इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी किया, दूसरी तरफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट किया, और डेट पे हमने टैक्स का बेनिफिट भी यहाँ पे कंसीडर किया। और इसके बाद एक ट्रेडिशनल डिविडेंड मॉडल है, और ये ट्रेडिशनल डिविडेंड मॉडल आपको जो फॉर्मूला देता है वो देता है P इज इक्वल टू एम इंटू डी प्लस ई बाई 3, ऐसा फॉर्मूला ये आपको यहाँ पे देता है। और इसी से अगर आप मैचिंग बनाएंगे तो करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर ऑफ रोहतास लिमिटेड, रोहतास इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर 2024 गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। ईपीएस फॉर 2024 आपको 3 दे रखा है, डीपीएस फॉर 2023 1.2, टारगेट पे आउट रेशियो 0.6 है, एडजस्टमेंट रेट आपका 0.6 है। लिंटनर मॉडल का सवाल है, और लिंटनर मॉडल कहते हैं कि करंट ईयर का डिविडेंड अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हमें डीपीएस निकालना है 2024 का तो कैसे निकालोगे, तो उसका एक फॉर्मूला ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो फॉर्मूला किस हिसाब से चलता है आइए उसे यहाँ पे समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला कहता है कि आप जो इस बार डिविडेंड देने वाले हैं वो पिछली बार का डिविडेंड प्लस आपका एडजस्टमेंट रेट। एडजस्टमेंट रेट यहाँ पे आपका कितना बनेगा, एडजस्टमेंट रेट आपको दे रखा है, चलिए एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, एडजस्टमेंट रेट मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में आप लिखेंगे आपका टारगेट पे आउट रेशो, टारगेट पे आउट रेशो इनटू इस साल का जो अर्निंग पर शेयर है माइनस पिछली बार का जो आपका डिविडेंड था 2023 का डिविडेंड। अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे एज पर द लिंटनर मॉडल तो आंसर निकल आएगा। पिछले साल का डिविडेंड था 1.2, एडजस्टमेंट रेट हमारे पास है 0.7 का, और इसके बाद ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करते हैं। टारगेट पे आउट रेशो है हमारी 0.6 की, और इस बार का ईपीएस है 3 का, 3 इंटू 0.6 हो गया 1.8, और पिछली बार का डिविडेंड था 1.2 का, और ये बन गया 1.2 प्लस 0.7 इंटू 0.6, तो ये आपके पास निकल कर आ गया 0.42। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1.62 निकल कर आ जाएगा। तो ये लिंटनर मॉडल का जो फॉर्मूला है अक्सर हम करते नहीं है, छोड़ देते हैं इस फॉर्मूला को, बट इस पे यहाँ पे सवाल पूछा गया, एग्जाम में पूछ सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो फटाफट से अगले सवाल पे आते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है जी, और लिस्ट 1 में आपके ट्रेडर्स हैं और लिस्ट 2 में उनकी एक्टिविटीज हैं।
हेजर, स्पेक्यूलेटर, आर्बिट्रेटर और स्कैल्पर, ऐसी टर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो हेजर की बात करें तो हेजर बेसिकली अपना जो रिस्क है उसे हेज करते हैं, उसे कम करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो आप इसे 2 से मैच कर सकते हैं, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क। स्पेक्यूलेटर जो है जानबूझ के रिस्क लेते हैं ताकि वो रिटर्न कमा सकें, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में रिस्क लेते हैं, टेकिंग रिस्क, इंक्रीज रिस्क विलिंगली। आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं। आर्बिट्रेजर हमारे पास जो होते हैं बेसिकली फायदा उठाते हैं कि अगर एक मार्केट में दाम कुछ और चल रहा है और दूसरे में कुछ और चल रहा है, एक से उठाकर दूसरे में बेच देंगे। अगर एक शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 100 का है और दूसरे में 101 का है, तो यहां से खरीद के दूसरे 101 में यहाँ पे बेच देंगे। तो ऐसी चीजों का कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं आर्बिट्रेटर। और बचा हमारे पास स्कैल्पर, इसे आप मैच कर देंगे बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स क्विकली से, और इसी से हमारी जो मैचिंग बन जाएगी वो ऑप्शन नंबर 3 की मैचिंग हमारी बन जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सिक्योरिटाइजेशन के जो आपके स्टेप्स हैं, आपको उनको करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज करना है जी। तो आइए देखते हैं कि क्या करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे हमारी बन सकती है। फॉर्मिंग एसपीवी, ट्रांसफर टू एसपीवी, क्रेडिट एनहांसमेंट, सीजनिंग और इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी। अब देखो, अगर आप ये सवाल के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में आपको बेसिक आइडिया है, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा, फिर उसको सिक्योरिटीज, फिर उसको आप अपना जो एसेट है वो ट्रांसफर करोगे, और फिर इसको वो सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके सिक्योरिटीज इशू करेगा। ए, बी और ई, इनका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहना चाहिए कि ए के बाद बी, बी के बाद ई ही आएगा। ऐसा सीक्वेंस आपका रहना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में नजर डालेंगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपके पास आंसर में क्या नहीं आना चाहिए। और क्या नहीं आना चाहिए में, देखो सेकंड वाले में बी पहले आ रहा है ए से, तो ये नहीं आना चाहिए। और ऐसे ही आपका फोर्थ वाला भी, यहाँ पे बी पहले आ रहा है ए से, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा पहले आप ट्रांसफर कर दोगे एसपीवी को और फिर एसपीवी बनाओगे, ऐसा थोड़ी होगा। पहले एसपीवी बनेगा तभी तो ट्रांसफर कर पाएंगे उसको, अपने एसेट को। तो अभी चूज करना है अपने को 1 और 3 में से। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं 1 और 3 में से कौन सा आंसर हमारा यहाँ पे बनना चाहिए। सी दे रखा है क्रेडिट एनहांसमेंट, और डी हमें दे रखा है यहाँ पे सीजनिंग का। देखो यहाँ पे सीजनिंग का मतलब होता है कि आप पहले जो भी एसेट को सिक्योरिटाइज करने वाले उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो। क्रेडिट एनहांसमेंट का मतलब होता है कि आपका जो एसेट है उसके ऊपर आप कुछ सिक्योरिटी वगैरह अलग से दे देते हो, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को एनहांस कर देते हो। इसे क्रेडिट एनहांसमेंट कहीं ना कहीं बोला जाता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे डी आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी सी, और फिर आ जाएंगे ए, बी और ई। ए, बी और ई वाले काम यहाँ पे आपके बाद में होंगे। ये ऑब्जर्व करने वाला, एसेट को ऑब्जर्व करने वाला काम तो आपका पहले ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि एसेट को ऑब्जर्व आप बाद में जाकर, लास्ट में जाकर करोगे। जो आपने सीजनिंग करनी है, एसेट को ऑब्जर्व करना है, वो तो पहले ही करोगे। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 का आंसर आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, और यही सही आंसर है। देखो ऐसी चीजें आप घर से याद करके नहीं जा सकते, एग्जामिनेशन हॉल में ही दिमाग लगाना पड़ेगा कैसी सीक्वेंसिंग आपको यहाँ पे बनानी होगी। बट आपको टर्म्स के जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं क्लियर होने चाहिए। चलिए तो भी अगला सवाल हमारे पास है, द इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस ऑन अ फर्म्स फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यूज इज टर्म्ड एज। तो एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं उसका इफेक्ट हमारी फर्म के फ्यूचर कॉस्ट और रेवेन्यू पे जो होगा उसे क्या बोलने वाले हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर तो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का होगा। ट्रांसलेशन एक्सपोजर तो केवल आपका जब हम ट्रांसलेट करके बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो अराइज होता है। अकाउंटिंग एक्सपोजर ऐसा हमारा रेलिवेंट नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ऑपरेटिंग एक्सपोजर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक या फिर ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ये आपका लॉन्ग रन आपके कॉस्ट और रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आ रहा है एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन का, उसे डिपेक्ट करता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो अभी हमारे पास यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्टर्स फार्मूला टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर शेयर। अब देखो फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं, और मुझे पहली बार सवाल को देख के ना थोड़ा सा ये लगा कि अरे ये फॉर्मूला क्या है। मेरे को लगा ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है डी डिवाइडेड बाय वी, बट वास्तव में ये नहीं है। इसका मतलब है डिविडेंड, डी आई वी लिखा हुआ है, ये डी आई वी लिखा हुआ है डिविडेंड को शॉर्ट में। तो ऐसा लिखकर पता नहीं खाम का कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया इन्होंने। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आप दूर कर लें, ये डी आई वी जो है दिस इज डिविडेंड, ये बेसिकली आपका डी ही है। वॉल्टर मॉडल की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आपका डी बाई के प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाय के डिवाइडेड बाय के, ये वाला फॉर्मूला आपका रहता है। और ये वाला फॉर्मूला आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा जी ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कर दी इन्होंने, ये डी वी इस तरीके से लिख के। वैसे तो आंसर आप आसानी से मैच कर ही लेते, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
What is the value of cost of capital after tax in a perpetual bond sold at par, coupon rate of interest being 7%, assuming that the firm pays tax at 50% rate? बहुत ही आसान है। देखो आपको 7% दे रखा है ऑलरेडी, इसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा। अगर टैक्स इफेक्ट भी लेना है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से, तो ये आपका 3.5% बन जाएगा, आधा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे दी गई है। लिस्ट 1 में आपको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स दे रखी हैं। सबसे पहले लीवरेज बाय आउट। देखो जहां भी लीवरेज वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब है डेट का इस्तेमाल वहां पे हो रहा है। तो एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी इन विच द एक्विजिशन इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड थ्रू डेट, तो ये आपका 4 से मैच यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद है डाइवेस्टमेंट, और डाइवेस्टमेंट बेसिकली आपने अपना बिजनेस डाइवेस्ट कर दिया, किसी को बेच दिया। और ये वाला जो है यहाँ पे किससे मैच होगा, 1 से भी कुछ ऐसी बात बन रही है, 3 से भी कुछ ऐसी बात बन रही है, तो इतना क्लियर नहीं है अभी। इसके बाद बढ़ते हैं सेल ऑफ की तरफ। तो अगर मैं सेल ऑफ की बात करता हूँ तो सेल ऑफ के अंदर भी बिजनेस बेच रहे हैं। पता नहीं बिल्कुल सेम टर्म्स यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर लिए इन्होंने। इसके बाद है स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी हमारी बड़ी अंडरटेकिंग है जिसमें बहुत सारे हम काम कर रहे हैं, तो एक काम को निकाल के उसकी अलग एंटिटी, अलग अंडरटेकिंग यहाँ पे बना देते हैं। तो कंपनी क्रिएट्स अ न्यू कंपनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिंगल एंटिटी, तो दिस इज अ स्पिन ऑफ। तो डी को 2 से मैच कर सकते हैं। ए 4 और डी 2 का तो कंफर्म है, और इससे मैचिंग ऑप्शन 1 की बन जाएगी। तो फिर आप बी को 3 से मैच कर लेना और सी को 1 से मैच कर लेना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, if RF is equal to 10%, RM is equal to 18% and beta is equal to 1.35, what is the expected rate of return for the security? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की एज पर दी CAPM मॉडल, तो हमारे पास क्या बनेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सिक्योरिटी का। तो आइए देखने की, समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं जी। तो CAPM मॉडल आपको कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें दे रखी हैं। RF 10 दे रखा है, RM दे रखा है 18, RF दे रखा है 10, बीटा दे रखा है 1.35। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे 8 इंटू 1.35, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ये आ जाएगा 10 प्लस, अगर आप 1.35 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका लगभग 10.8 के बराबर आएगा, और 20.8% आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 निकल कर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी हैं। डेरिवेटिव्स बेसिकली आपको दिए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है। सबसे पहले कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन, कि आप बाय कर सकते हैं एट अ स्पेसिफाइड एक्सरसाइज प्राइस। तो कॉल ऑप्शन को आप मैच कर सकते हैं 3 से, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय। पुट ऑप्शन इसका उल्टा हो गया जी, इट गिव्स द राइट टू सेल, सेल विदाउट द ऑब्लिगेशन, है ना। हमें यहाँ पे मिलता है राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल सिक्योरिटीज, तो बी को आप 4 से मैच कर देंगे। इसके बाद आ गए आपके फॉरवर्ड और फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो सी आपका 2 से मैच हो जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके जो है वो 1 से मैच यहाँ पे हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, a company paid a dividend of 3.7 in the previous year. Dividends in the future are expected to grow perpetually at a rate of 8%. What is the share price today if the market capitalizes dividend at 12%? तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से जुड़ा हुआ सवाल है जी, आपको शेयर प्राइस निकालना है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है जी, D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G, और यहाँ पे हमें D1 निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का डिविडेंड 3.7 है, तो इसमें आपको ग्रोथ रेट को ऐड करके निकालना पड़ेगा इस साल का डिविडेंड। ये हो गया D1, और K हमारे पास है 12% का, और ग्रोथ रेट हमें दे रखा है 8% का। तो अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 3.7 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 0.04, तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो 3.7 को अगर आप 1.08 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये लगभग 4 के आसपास आएगा, और इसे डिवाइड करोगे 0.04 से, तो लगभग आपका आंसर 100 ही आ जाएगा। अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालोगे तो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। आप पूरा मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो देख सकते हो, बट उसमें टाइम लगेगा। आप ऑप्शंस पे एक बार नजर डाला करो और देखा करो कि क्या सबसे क्लोजेस्ट आंसर आपको लग रहा है। 3.7 में थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 के आसपास ही बनेगा, और 100 आपका यहाँ पे क्लोजेस्ट आंसर बन रहा है। अगर बहुत क्लोज ऑप्शंस होते तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ता। यहाँ पे आप एस्टिमेशन से, अंदाजे से भी आंसर टिक कर सकते हो।
चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट। तो सबसे पहले से सबसे बाद तक आपको यहाँ पे जाना है। गोल्ड स्टैंडर्ड, स्मिथसोनियन एग्रीमेंट, स्पीसी कमोडिटी स्टैंडर्ड, फ्लोटिंग रेट सिस्टम और फिक्स्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। सबसे लास्ट में तो आपका फ्लोटिंग रेट सिस्टम आएगा, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। शुरुआत में आपके जो आएंगे वो आएंगे स्पीसी कमोडिटी स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड। इनके अंदर आपका जो करेंसी है उसको गोल्ड से लिंक किया जाता था। तो सी और ए आपके सबसे पहले यहाँ पे आने वाले हैं, और अगर आपने ये चीज पहचान ली तो आप 2 और 3 को तो उड़ा ही दोगे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें आने वाली हैं, फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम। ये बेसिकली ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था 1944 के अंदर, उसके अंदर ये सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिला था। और ये वाला जो सिस्टम है इसके अंदर गोल्ड से, सॉरी, यूएस डॉलर से कहीं ना कहीं करेंसीज को आपको लिंक किया गया था। और ये वाला सिस्टम हमारा 1971 में टूट गया और 1971 में आया स्मिथसोनियन एग्रीमेंट। और इसके बाद फ्लोटिंग रेट रिजीम की बात होती है, जो कि आज की डेट में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं सी और ए को सबसे पहले लगाऊं, ई उसके बाद फिर बी और फिर डी, ये आपका सीक्वेंस बन रहा है जी ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन और स्क्वायर पोजीशन दे रखी है। देखो, अगर आप इसे थोड़ा सा एक बार रीड करोगे तो एक चीज तो आप पता लगा लोगे कि जो स्क्वायर पोजीशन है वो वाला यहाँ पे सही है, क्योंकि सभी ऑप्शंस में ई आ रहा है। और स्क्वायर पोजीशन एक ही है, सप्लाई ऑफ अ करेंसी इज इक्वल टू डिमांड फॉर अ करेंसी। शॉर्ट और लॉन्ग में आप यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हो। तो देखो, शॉर्ट और लॉन्ग का जो कंसेप्ट है यहाँ पे वैसे बैंक्स से जुड़ा हुआ है। बैंक्स का जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम है उससे यहाँ पे जोड़ा हुआ है इन्होंने। और वैसे आप शॉर्ट और लॉन्ग का जो कंसेप्ट है वो शेयर मार्केट में भी देखते हो। शेयर मार्केट में अगर मैं कहता हूं कि आपकी शॉर्ट पोजीशन है, तो शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि आपने जो है शेयर्स को खरीदा नहीं है बट बेच दिया। तो इसे आप कहते हैं शॉर्ट पोजीशन, कि आपके पास शॉर्टेज है, आपके पास शॉर्टेज है, आपने देने तो हैं, सामने वाले पर्सन को देने तो हैं, बट आपके पास वो शेयर्स नहीं है, आप बाद में एक्वायर करके उसे यहाँ पे देने वाले हैं। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि आपके पास ज्यादा शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं। और यही वाला फंडा कहीं ना कहीं बैंक्स के केस में भी आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, एक हो गया लॉन्ग, एक हो गया हमारे पास शॉर्ट, और एक हो गया हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर वाले में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, शॉर्ट का मतलब ये है कि बैंक के पास जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई है वो यहाँ पे कम है, और बैंक की जो डिमांड है, जो लोगों को करेंसी चाहिए, वो ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं बैंक के पास बेसिकली एक शॉर्टेज है। सप्लाई ऑफ अ करेंसी इज लेस देन द डिमांड फॉर करेंसी, दिस इज अ शॉर्टेज पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। इसके बाद ये वाला शॉर्ट पोजीशन बी वाला तो गलत हो जाएगा। लॉन्ग पोजीशन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि बैंक के पास ज्यादा फॉरेन करेंसी रखी हुई है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड अभी इतनी नहीं है। बैंक ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास ज्यादा सप्लाई मेंटेन करके रखी हुई है। तो सप्लाई ऑफ अ करेंसी इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर अ करेंसी, तो ये सी वाले के अंदर आ जाएगा। डी वाला ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो ए और सी, ई तो आना ही आना है सब में। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज के यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट फॉर्मूलाज हैं, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं, बताने हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंबाइंड लीवरेज की, तो ये एक कंबाइंड पिक्चर देता है हमें। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंसिंग लीवरेज दोनों के इफेक्ट को यहाँ पे कंबाइन करता है। ऑपरेटिंग लीवरेज आपका राइज होता है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, फाइनेंसिंग लीवरेज आपका राइज होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से। तो मल्टीपल फार्मूलाज हैं इन सभी लीवरेजेस के, जो कि आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे वैसे तो ये डीसीएफ लिख रहा है, पता नहीं क्यों लिख रहा है, डीसीएल लिखना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं पता नहीं। आपका जो कंबाइंड लीवरेज है उसके फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें, तो आप अगर 2 सालों का डाटा यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, उसमें आपके दोनों के इफेक्ट आ जाते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आपके पास एक ही साल का डाटा है तो अपना कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जा सकते हैं। देखो, जो फॉर्मूला रहता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो यहाँ पे एक पूरा शीट बनता है, कॉस्ट शीट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन।
contribution minus interest expense is equal to your earning before contribution minus fixed cost is your earning before interest and taxes, and minus interest it is your profit before taxes. तो ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा बनता है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड वाला फॉर्मूला, ये कंट्रीब्यूशन को ले रहा है और आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ले रहा है, तो ये दोनों के इफेक्ट आ गए, फिक्स्ड कॉस्ट का भी आ गया और इंटरेस्ट का भी आ गया, तो ये वाला भी सही है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसमें तो टैक्स का भी आ गया जिसकी जरूरत हमें नहीं है। अगला वाला फॉर्मूला कह रहे ईबीटी ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली हमारे पास क्या बचा, ईबीआईटी में अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन ही तो आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये वाला फॉर्मूला तो सेम ही हो गया जो आपको सेकंड में दे रखा है, तो ये भी आपका सही है। चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, तो नहीं, ये वाला फॉर्मूला आपका ऑपरेटिंग लीवरेज का होगा, क्योंकि ईबीआईटी में तो केवल और केवल फिक्स्ड कॉस्ट ही आप कंसीडर कर रहे हो, इंटरेस्ट को नहीं कर रहे। अगर आपको कंबाइंड इफेक्ट लेना है तो जैसा पहला वाला फॉर्मूला था चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, वो आपका फॉर्मूला काम यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे ए, बी और डी हमारे करेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू फेलियर ऑफ द कस्टमर्स टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस व्हेन द पेमेंट ऑन क्रेडिट सेल्स बिकम्स ड्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड। अब देखो, जब भी उधारी पे सामान बेचते हो ये 4 तरीके की कॉस्ट आपको देखने को मिलती है, कलेक्शन कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, डेलिंक्वेंसी कॉस्ट और डिफॉल्ट कॉस्ट। कलेक्शन कॉस्ट तो नॉर्मल कलेक्शन कॉस्ट है, आपने उधारी पे माल बेचा तो वो पैसा कलेक्ट करने के लिए कुछ कॉस्ट तो आपको यहाँ पे इनकर करनी ही पड़ती है। इसके बाद है कैपिटल कॉस्ट, यानी कि जो पैसा आपका ब्लॉक हो गया रिसीवेबल में, डेटर में, और इसका आपको जो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये पैसा अगर आप बैंक में एफडी कराते तो ब्याज मिलता, बट वो पैसा ब्लॉक पड़ा है आपके रिसीवेबल में, डेटर में, दैट इज रेफर टू एज ए कैपिटल कॉस्ट। इसके बाद है डेलिंक्वेंसी कॉस्ट और डिफॉल्ट कॉस्ट। देखो, डिफॉल्ट कॉस्ट का मतलब तो ये है कि आपका जो कस्टमर था उसने डिफॉल्ट ही कर दिया, आपको पैसे देगा ही नहीं, आपका बैड डेट हो गया। डेलिंक्वेंसी का मतलब है कि हमने उसे 30 दिन का टाइम दिया था, पर 30 दिन पूरे होने के बाद अभी पैसे नहीं दे रहा, वो पैसे दे तो देगा बट अभी कह रहा है मेरे को 10 दिन और चाहिए, 15 दिन और चाहिए, 20 दिन और चाहिए। तो हमारा क्रेडिट पीरियड पूरा हो जाने के बाद भी अभी उससे हमें और फॉलो अप करना पड़ रहा है, वो और टाइम हमसे मांग रहा है, उसको हमें रेगुलर यहाँ पे रिमाइंड कराना पड़ रहा है, तो दिस कॉस्ट इज रेफर टू एज डेलिंक्वेंसी कॉस्ट। तो इट अराइजेस जब आपका कस्टमर जो है, आपका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, पेमेंट नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि कुछ और दिन दे दो तो पेमेंट कर दूंगा, और इवेंचुअली शायद कर भी देगा, बट क्योंकि हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ गया, इसकी वजह से ये डेलिंक्वेंसी कॉस्ट अराइज हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा यूजीसी नेट री एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सेशन से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो को लाइक तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।